छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी पार्टी के लिए सबसे बड़ी पनौती बन गए और पीएम मोदी बीजेपी के लिए मनौती। पीएम मोदी का मैजिक ऐसा चला कि कांग्रेस को सिर छुपाने की भी जगह खोजनी पड़ रही है। जिस तेलंगाना की जीत का जश्न कांग्रेस मना रही है, वह भी लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद फीका पड़ जाएगा। वजह ये कि 2018 में महज 1 सीट जीतने वाली बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली है और 1 दर्जन से अधिक सीटों पर वे दूसरे नंबर पर रही है। तेलंगाना में बीजेपी के लिए ये बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए ये हार इसलिए भी सबसे खराब है कि कांग्रेस इन चुनावों के जरिए 2024 की कहानी लिख रही थी। जातीय जनगणना के बहाने मंडल की सियासत और राहुल गांधी को वो रिलॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कांग्रेस का ये फॉर्मूला उस छत्तीसगढ़ में ही पिट गया जहां 54% ओबीसी वोटर्स हैं। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की अभद्र टिप्पणियों ने बाकी काम किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा था, लेकिन नतीजों से साफ हो गया कि पनौती तो राहुल गांधी बन गए। अब कांग्रेस के लिए आगे की रणनीति और कठिन हो जाएगी, जहां उसे सहयोगी दलों की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को पनौती कहते हुए उन पर जमकर निशाना साधा था। उनके इस बयान का असर राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखा। कांग्रेस ने कर्नाटक में पीएम मोदी पर हमले से परहेज किया था, तो उसे इसका फायदा भी मिला और पार्टी वहां बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आई। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने वहां तत्कालीन राज्य सरकार की कमियों पर हमला किया था। वहां के तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई कांग्रेस के निशाने पर थे। अगर इन तीनों राज्यों के रुझानों और नतीजों को समझें तो राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को 2024 को लेकर सबक लेना होगा। अगर कांग्रेस यूं ही पीएम मोदी पर निजी हमले करती रही तो 2024 में इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुछ वीडियोज और ट्वीट्स तो बिलो द बेल्ट जैसे थे। हालांकि बीजेपी ने भी जवाब में कई ऐसे ट्वीट्स किए जो बिलो द बेल्ट वाले थे, लेकिन कांग्रेस यहां 2 राज्यों में सत्ता में थी और उसे एंटी इनकम्बेंसी से भी जूझना पड़ रहा था। ऐसे में पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थकों के लिए ये अटैक एकजुट करने वाले साबित हुए। हाल के सालों में राजनीति में बिलो द बेल्ट हमले काफी देखने को मिले हैं, लेकिन विपक्ष ने जब जब ऐसा किया उसे फायदे के बदले नुकसान झेलना पड़ा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस ने काफी नेगेटिव और आक्रामक कैंपेन चलाया था, लेकिन उसको तेलंगाना छोड़कर कहीं फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किए गए वादों में पार्टी ने तेलंगाना में भी लागू किया और यहां पार्टी को खूब वायदा होता दिखाई दिया। यानी सबक कांग्रेस के लिए भी है और अगर वो सही मुद्दे और स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी तभी उसे फायदा मिलेगा, वरना 2024 में चुनाव दूर की कौड़ी हो सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान दमोह से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार चाहत पांडे का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। 1 मिनट से अधिक के इस वीडियो में वो फिल्मी गीत लड़का आंख मारे की धुन पर डांस कर रही थी, लेकिन दमोह के मतदाताओं ने चाहत पांडे को ऐसी आंख मारी कि उनकी जमानत ही जब्त हो गई। होता भी क्यों ना, केजरीवाल ने इस टीवी एक्ट्रेस को बीजेपी के कद्दावर नेता जयंत मलैया के खिलाफ मैदान में उतारा। जो हश्र चाहत पांडे का हुआ, तकरीबन वही हाल केजरीवाल का हुआ, जिन्होंने बड़े ताव से 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 200 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन भगवंत मान के साथ पंजाब सरकार के विमान में बैठकर तीनों राज्यों में केजरीवाल ने जितने चक्कर लगाए, उतनी सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतना तो दूर, उनकी जमानत तक नहीं बचा पाई। आम आदमी पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी बताकर अपना गला सुझा चुके केजरीवाल के लिए विधानसभा का यह चुनाव डिजास्टर साबित हुआ। केजरीवाल को सबसे ज्यादा उम्मीद सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल से थी, लेकिन रानी अग्रवाल की भी जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी पता नहीं किस वजह से मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी थी। उसे लगता था कि वो मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पार्टी ने अपने हिसाब से कई मजबूत उम्मीदवारों को भी उतारा। केजरीवाल ने सबसे ज्यादा वक्त यहीं खर्च किया। मामा के मुकाबले चाचा का नारा लगाया, यानी शिवराज सिंह चौहान के और चाचा केजरीवाल अपनी मर्जी से मध्य प्रदेश का चाचा बन गए। केजरीवाल ने रेवड़ी की बड़ी पोटली एमपी में ही खोल डाली। सिंगरौली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने वहां की मेयर रानी अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी को लगता था कि सिंगरौली विधानसभा सीट से उसे जीत हासिल हो सकती है, लेकिन आज जब नतीजे आए तब सिंगरौली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। सिंगरौली की सीट बीजेपी के रामनिवास शाह ने जीत ली। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में 70 से अधिक सीटें, राजस्थान में 88 से और छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में 0.42, राजस्थान में 0.36
और छत्तीसगढ़ में 0.97% ही वोट मिले। इससे ज्यादा वोट तो इन राज्यों में नोटा को मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों का आंकड़ा तो आम आदमी पार्टी से कई गुना ज्यादा रहा। केजरीवाल के लिए ये सब किसी बड़े सदमे की तरह है, क्योंकि वे इन राज्यों में वोट कटुआ बनने आए थे, लेकिन शराब सहित कई घोटालों में फंसी आम आदमी पार्टी को इन तीनों राज्यों की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस जिस तरह से मारो और भागो की सियासत कर रही थी, उसका यही नतीजा निकला। पार्टी 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हार गई और तीनों ही राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस की इस हार से पार्टी में खलबली मची हुई है। कोई राहुल गांधी को पार्टी के लिए सबसे बड़ी पनौती बता रहा है, तो कोई अशोक गहलोत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को घर बैठने की सलाह दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भाग्य भरोसे बैठे थे, जीत तो मिल ही जाएगी, लेकिन पीएम मोदी आए और ऐसे छाए कि कांग्रेस की रेवड़ी रखी की रखी रह गई। बीजेपी ने एक तरह से हारी हुई बाजी जीत ली और इन सब के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पार्टी की हार के लिए हिंदू विरोधी बयानों को दोषी ठहराया। उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया। आचार्य ये पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें भगवान राम से परहेज है, वे हिंदू विरोध की बात करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भगवान राम का श्राप कांग्रेस को ले डूबा। यही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रही है, हिंदू धर्म के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जातीय राजनीति को मुद्दा बना रही है, जो कि देश को स्वीकार्य नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस जब तक सनातन का विरोध करती रहेगी तब तक हारती रहेगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने से पार्टी डूब गई है। इस देश ने कभी भी जाति आधारित राजनीति को स्वीकार नहीं किया है। ये सनातन का विरोध करने का ही अभिशाप है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है, वहां के प्रभारियों को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एमपी में बीजेपी को 56 फाड़ सीटें मिली हैं। राजस्थान में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की है, जहां कांग्रेस के करीब करीब सारे मंत्री चुनाव हार गए। गहलोत सरकार के भी कई मंत्रियों का करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ये बताती है कि ये देश सनातन का विरोध बर्दाश्त नहीं करेगा, साथ ही जातिवाद का दांव भी नहीं चलेगा। इन चुनावों में कांग्रेस ने जातिवाद पर बड़ा दांव खेला था। सत्ता में आने पर जातीय जनगणना का वादा किया गया था। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल के कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि कांग्रेस को अब महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, न कि मार्स पर। सनातन के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले भी पार्टी के रुख का विरोध किया। करीब 49% वोट के साथ बीजेपी ने एमपी में बड़ी जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को करीब 45% वोट मिले। छत्तीसगढ़ भाजपा को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, जिन्हें जीरो से पहचाना जाता है, लेकिन कांग्रेस को इस जीरो छाप प्रवक्ता पर इतना भरोसा है कि पहले कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को झारखंड से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। झारखंड में विपक्षी गठबंधन की सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन सीएम बने, लेकिन गौरव वल्लभ बुरी तरह से हार गए। लेकिन पता नहीं कांग्रेस को क्या सूझी कि गौरव वल्लभ को उदयपुर की सीट से मैदान में उतार दिया, जहां कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या की गई थी। कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा राजस्थान चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। पीएम मोदी ने खुद इसका जिक्र अपनी रैलियों में किया। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत उदयपुर से ही की। लेकिन गौरव वल्लभ को अंदाजा नहीं था कि कन्हैया लाल की हत्या का मामला उनकी सियासी करियर को ही ले डूबेगा। नतीजे सामने आए तो गौरव वल्लभ बीजेपी उम्मीदवार ताराचंद जैन से 32,000 से ज्यादा वोटों से हार गए और इस सीट पर केजरीवाल ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन केजरीवाल के उम्मीदवार को महज 500 वोट हासिल हुए। विधानसभा चुनाव में राजस्थान की उदयपुर सीट पर काफी सरगर्मी देखने को मिली थी। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण जैसे तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी ने यहां कन्हैयालाल हत्याकांड के जरिए कांग्रेस राज में अपराध के मुद्दे को जमकर हवा दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का शंखनाद भी उदयपुर से करने पहुंचे। उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के शासन का फर्क समझाया। पीएम मोदी ने इस केस का जिक्र सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि एमपी में भी किया और कांग्रेस पर हमला बोला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजस्थान में खुलेआम गला काट दिया जाता है, सरकार देखती रहती है, कांग्रेस के लोग जहां सरकार में जा रहे हैं तुष्टीकरण ला रहे हैं। यही बयान उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अपनी रैलियों में भी दोहराया था। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरी और जनता को अपनी बात समझाने में सफल भी रही। इसी का नतीजा रहा कि उदयपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद जैन ने जीत का परचम लहराया। उन्होंने 32,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ को हराया। पेशे से टेलर कन्हैया लाल की 28 जून 2022 को बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई थी। दुकान में घुसकर उनका गला काटा, जिसका वीडियो पूरे देश में सनसनी फैला रहा था। जब जेब में सिक्के ज्यादा खनकते हैं तो मोल भाव में ज्यादा आसानी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहकर विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की बात को विधानसभा चुनाव के नतीजों तक टाल दिया था। तब कांग्रेस ये खुशफहमी पाले बैठी थी कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में जीत जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया हो गया और बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का ख्याली महल तिनके की तरह बिखर गया। अब लस्त पस्त कांग्रेस है और सामने इंडी गठबंधन के दल, जिनकी नजर में कांग्रेस की हैसियत 2 कौड़ी की रह गई है। 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की एक बैठक होनी है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर सवाल तो उठेंगे ही, सहयोगी दल कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी सवाल करेंगे। हकीकत यह है कि करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस में पोजीशन मुश्किल हो गई है, क्योंकि बीजेपी तीनों ही राज्यों में प्रचंड जीत का श्रेय लेगी, तो वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना आया है। राज्य में लोकसभा की सिर्फ 17 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। अब सवाल यह है कि अब कांग्रेस को ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक और नीतीश कुमार से लेकर स्टालिन तक कांग्रेस को अपने साथ रखना पसंद करेंगे। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हुए इंडी अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी। यही हाल आम आदमी पार्टी का हुआ था। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस की भी तकरार देखने को मिली थी। दोनों तरफ से काफी बयानबाजी हुई। कांग्रेस को जिस किसी ने भी एकला चलो की सलाह दी थी, अब वह सलाह 2024 के चुनावों के लिहाज से भारी पड़ेगी। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में सत्ता गंवा दी और मध्य प्रदेश में जहां पर सिंपैथी से जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, वहां पर सत्ता का सपना चकनाचूर हो गया। अब 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अगर इंडी अलायंस की चर्चा शुरू होती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस उस स्थिति में नहीं होगी जिस स्थिति में 5 राज्यों में चुनाव से पहले थी। ऐसे में 26 दल निश्चित तौर पर मुश्किल बनेंगे। तेलंगाना में भले सरकार बने, लेकिन तेलंगाना की जीत के मायने अलग हैं। पार्टी वहां पर बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाई। पार्टी को तीनों राज्यों में बीजेपी ने हराया। कांग्रेस ने बीजेपी को कहीं पर भी नहीं। 2024 में कांग्रेस को मुकाबला बीजेपी से करना है, किसी क्षेत्रीय दल से नहीं। तेलंगाना की जीत में जो बात कांग्रेस के पक्ष में आई वो थी केसीआर पर भ्रष्टाचार के आरोप, जिसे लोगों ने गंभीरता से लिया। पीएम मोदी ने भी चुनाव में केसीआर को निशाने पर रखा था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।